कहानी की शुरुआत में हमें दूर तक फैला हुआ बंजर और सुनसान रेगिस्तान दिखाया जाता है। इसी तपते हुए रेगिस्तान में हमें एक औरत और एक आदमी साथ चलते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम मारबा और आरिस है। ये दोनों एक लंबे सफर पर निकले हैं। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जहाँ से वो आ रहे हैं वो इलाका जंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब जिंदा रहने के लिए वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। उनके पास अब पीने का पानी भी लगभग खत्म होने वाला है और इन्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें हरियाली दिखती है। दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं कि नदी आसपास ही होगी। अब इसके बाद हमें एक सुनसान इलाके में एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो भाई रहते हैं। इन दोनों का नाम बोकास और आमिर है। बोकास बाहर से रैबिट ट्रैप लेकर आता है, क्योंकि आज एक भी शिकार नहीं फंसा था और साथ ही ट्रैप भी टूटा हुआ था। इन दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते। दूसरी तरफ मारबा को सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, मतलब आसपास कोई नदी जरूर होगी। अब रात होते होते दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी देखते ही मारबा उसमें कूद जाता है और ये दोनों उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। मारबा कहता है कि उन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में भी दोनों अब तक जिंदा हैं, वरना बाकियों की तरह वो भी कब के मारे जा चुके होते। और अगर अब मौत भी आती है तो उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लेंगे। मारबा हाथों में मशाल लेकर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब रात गहरी हो चुकी थी। दोनों नदी और जंगल को पार करते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से एरिस थक कर वहीं रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि दोनों सुबह से लगातार चल रहे थे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मारबा के साथ आगे बढ़ने लगती है। ये दोनों जब जंगल से निकलकर बाहर आते हैं तो उन्हें थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है। एक तो घनी अंधेरी रात और सुनसान इलाका, साथ ही दूर दूर तक और कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें उस घर में जाना ठीक नहीं लगता। लेकिन मारबा को लगता है कि एक बार जाकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना इस वीरान इलाके में वो भूखे मारे जाएंगे। एरिस उसकी बात मान जाती है, लेकिन मारबा उसे समझाता है कि दोनों अपने रिश्ते को छुपा कर रखेंगे। वो दूसरों के लिए हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि बहन भाई बनेंगे, क्योंकि अगर उस घर में कोई मर्द हुआ और उसे उन दोनों के हस्बैंड वाइफ होने का पता चला तो एरिस को पाने के लिए वो मारबा को जान से भी मार सकते हैं। एरिस उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अब मारबा जैसे आगे बढ़ता है तभी उसका पैर किसी ट्रैप पर पड़ने से घर के बाहर टंगी हुई घंटी जोर जोर से बजने लगती है। ये देखकर मारबा और एरिस काफी डर जाते हैं। तभी घर के अंदर से दो आदमी लालटेन लेकर बाहर निकलते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही दो भाई बोकास और आमिर हैं। ये दोनों पूछने लगते हैं कि आखिर कौन है वहाँ। बोकास के हाथों में गन थी। मारबा उसे कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ और वो रास्ता भटक गए हैं। उन्हें अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मारबा कहता है कि वहाँ सिर्फ एक आदमी और एक औरत है। औरत का नाम सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि रात के इस वीराने में एक औरत का आना ऐसे इत्तेफाक रोज नहीं होते। दोनों घर के पास जाते हैं। मारबा उन्हें सारी बात बताता है कि वो रास्ता भटक गए थे और गलती से यहाँ पहुँच गए। वो आयरिस को अपनी बहन बताता है। वो कहता है कि हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, साथ ही उन्हें रात इस घर में रुकने की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। दोनों भाइयों से आज रात इस घर में रुकने की उन्हें इजाजत मिल जाती है। बोकस अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि काफी अजीब था। दोनों उनके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। बोकस इन दोनों को खाना देता है और बहुत ही अजीब तरीके से आयरिस की तरफ देखने लगता है। वहाँ वो बार बार उन्हें अपना नाम याद दिलाने लगा कि कहीं वो उसका नाम भूल ना जाए। मारबा इस जगह की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि ये जगह काफी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन बोकास उसकी बात सुनकर खुश नहीं दिखाई देता। अब खाना खत्म होने के बाद वो आयरिस की प्लेट उठाने लगा। उसके बाद वो उन्हें कमरा दिखाने ले गया। वो कहता है कि दोनों अलग अलग कमरे में सो जाओ, लेकिन मारबा मना कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे, क्योंकि आयरिस को रात में डर लगता है। लेकिन यहाँ बोकस कहता है कि डर किस बात का, अब हम अजनबी नहीं रहे। हमने तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोले और तुम अब भी हमें अजनबी मानते हो। इतना कहकर वो हंसने लगता है। उसकी ये हंसी उनका डर और भी बढ़ाने लगती है, लेकिन मारबा उनकी बात नहीं मानता और दोनों रात को एक कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह हम दोनों भाइयों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एरिस के आने से बोकास काफी खुश होता है। इस बात का आमिर को अच्छी तरह से पता था। तभी वहाँ दोनों उठकर आ जाते हैं। बोकास कहता है कि उसके माँ बाप के गुजरने के बाद से दोनों भाई यहीं साथ रहते हैं। एरिस बताती है कि रात को उसने कुछ अजीब सी रोने की आवाजें सुनी थी। शायद ये उसका वहम भी हो सकता है, लेकिन इस बात से दोनों भाइयों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। आमिर कहता है कि उसे कुछ सप्लाई लेने शहर जाना है, जो कि यहाँ से काफी दूर है और उसे वहाँ पहुँचने में कुछ दिन लगेंगे। इसीलिए वो मारबा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मारबा उसकी बात को नहीं टालता, पर यहाँ वो आयरिस को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे बोकास पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन अगर उन्हें यहाँ रहना है तो आमिर की बात सुननी होगी, और अब ना चाहते हुए भी मारबा को उसके साथ गाड़ी में बैठकर शहर के लिए जाना पड़ता है।
अब यहाँ पर बोकास और आयरिस ही बचे हैं। यहाँ बोकास हर वक्त बस उसके पास जाने के बहाने ढूंढता रहता, लेकिन आयरिस उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देती। बोकास उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, पर आयरिस झूठ बोलती है कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका हस्बैंड बीमारी की वजह से मर गया। ये सुनकर बोकास उसे इस तरह से जताने लगा मानो उसे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा हो। वो उसे बताता है कि उसके माँ बाप के गुजरने के बाद से यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो। एक शाम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि तभी आमिर और मारबा वापस आ जाते हैं। बोकास उन्हें देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो वक्त से पहले आ गए थे। मारबा भी आयरिस को गुस्से भरी नजर से देखने लगता है क्योंकि वो बोकास की बातों को सुनकर हंस रही थी। आमिर अपने भाई को बाहर ले गया क्योंकि उसे गाड़ी का टायर बदलना था। यहाँ मारबा गुस्से में उसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या था, वो बोकास की बातों पर इतनी खिलखिलाकर क्यों हंस रही थी। आयरिस कहती है कि वो कहानियां ही ऐसी थी जिसे सुनकर उसे हंसी आ गई। आयरिस समझ जाती कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है, लेकिन मारबा की फ्रस्ट्रेशन की असली वजह दोनों भाई आमिर और बोकास थे। आयरिस उसे पूछती है कि आखिर वो इस जगह से कब जाएंगे। मारबा कहता है कि सही वक्त आने पर वो चले जाएंगे क्योंकि इस वक्त कहीं पर भी जाना ठीक नहीं है। वो ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि भूख और गरीबी से जूझने वालों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। रात को मारबा उसे बताता है कि आमिर के पास कुछ सोने के सिक्के हैं। वो उन सिक्कों को चुराने के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उस गरीबी और भूखमरी जिंदगी में और जिंदगी नहीं बिताना चाहता। इसके बाद वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये सुनकर आयरिस डरने लगती है क्योंकि ऐसा करने से कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। देर रात हमें दिखाया जाता है कि बोकास लालटेन लेकर एक बेसमेंट के नीचे जा रहा होता है। उसके हाथ में एक थाली होती है जिसमें खाना रखा होता है, लेकिन इतनी रात गए बेसमेंट में वो किसके लिए खाना लेकर जा रहा है ये हमें कुछ समझ नहीं आता। तभी हमें नीचे एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया जाता है। खाने की प्लेट नीचे रखने पर वो आदमी जानवरों की तरह उस प्लेट पर टूट पड़ता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता। ये हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये आदमी कौन है और यहाँ जंजीरों से क्यों बंधा हुआ है। यहाँ बोकास उस आदमी से आयरिस का जिक्र करने लगता है क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन वो आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। शायद वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। थोड़ी बातें करने के बाद बोकास वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सब साथ बैठे होते हैं। तभी आमिर आयरिस को अपनी माँ के कपड़े और जूते देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब वो भी आयरिस की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं बोकास की नजरों में खटकने लगती है। लेकिन वो चाह कर भी आमिर के खिलाफ नहीं जा सकता। आमिर के कहने पर आयरिस ने सबके सामने उसकी माँ का स्कार्फ पहनकर उसे दिखाया, लेकिन मारबा इन सब के बीच फंसा हुआ खुद को काफी लाचार महसूस कर रहा होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब आयरिस अपने कमरे में होती है तो वहाँ बोकास आ जाता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। जब वो उसके साथ जाती है तो देखती है कि बोकास ने उसके लिए एक बाथटब बनाया है ताकि यहाँ वो आराम से नहा सके, लेकिन उसकी हंसी बता रही थी कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आयरिस अंदर जाती है लेकिन अभी भी वो बाहर खड़ा था। जब आयरिस उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि अगर वो अपने कंधे से थोड़ा सा कपड़ा हटा देती है तो वो यहाँ से चला जाएगा। बोकास की इस अजीब डिमांड को सुनकर आयरिस थोड़ा डरने लगती है, लेकिन उसने डरते हुए कंधे की एक तरफ से कपड़ा हटा दिया। बोकास उसके करीब आया और उसे छूने लगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जाकर आयरिस की जान में जान आती है, लेकिन बोकास यहीं नहीं रुका। उसने वॉशरूम की दीवार में एक छोटा सा छेद बना रखा था ताकि वो आयरिस को नहाते हुए देख सके। वो दीवार से लगकर कुछ देर तक उसे नहाते हुए देखता रहता है। अब इसके बाद जब बोकास और आमिर साथ बैठे होते हैं तब आमिर बोकास को धमकाने लगता है कि आयरिस सिर्फ उसकी है, इसलिए वो उसके करीब जाने की कोशिश ना करे। आमिर आयरिस के पास जाता है और पूछने लगता है कि क्या बोकास ने उसे खुद अपने हाथों से आज नहलाया। ये सुनकर वो डर जाती है। वो उसे मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ उसे अब आमिर से भी डर लगने लगा था। अब वो इन दोनों के बीच पूरी तरह से फंस चुकी थी जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बोकास को अपने भाई से नफरत सी होने लगी थी क्योंकि वो उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। अगले दिन जब सभी बाहर थे तो बोकास आयरिस के पास आया और कहा कि वो उसे कुछ सीक्रेट दिखाना चाहता है, लेकिन आयरिस उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बोकास पर जरा भी भरोसा नहीं होता और कल जो उसके साथ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी जिद करने पर वो मान जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे उसी बेसमेंट में ले गया जहां वो आदमी कैद था। उस बेसमेंट का रास्ता उसी घर में सीढ़ियों के नीचे से होकर जाता है। आयरिस कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन जब वो नीचे उस आदमी को देखती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो आदमी जानवरों की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। वो दिखने में बिल्कुल इंसान था लेकिन उसकी हरकतें जानवरों वाली थी। यहाँ आयरिस के दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं
हैं, लेकिन बोकास के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि आमिर और बोकास का छोटा भाई है। वो बताता है कि बचपन में खेलते वक्त ये कुएं में गिर गया था और कुआं सूखा था, तब से इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे तब तक ये थोड़ा ठीक था, लेकिन उनके मरने के बाद वो एक आदमी से जानवर बन गया। बोकास उसे अपने कंधे पर एक जख्म दिखाता है। वो कहता है कि ये निशान उसके भाई के काटने से बने थे, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ लाकर बंद कर दिया था। बोकस कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है, इस बारे में किसी को मत बताना। एरिस कहती है कि वो उस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। एरिस काफी डर गई थी। तभी एरिस कमरे की खिड़की से बाहर मार्वा और आमिर को काम करते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो जल्द से जल्द इस जगह से नहीं निकले तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि इस घर के नीचे एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ है। लेकिन अजीब बात है कि ऊपर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर एरिस को ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। मार्वा जब बाहर से आता है तो वो एरिस को डरा हुआ देखता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि इस घर के नीचे बेसमेंट में एक आदमी बंधा हुआ है जो कि इन दोनों का भाई है। वो मार्वा से जल्द इस जगह को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो सड़कों पर सो लेगी, भूखे पेट दिन गुजार लेगी, लेकिन बस वो लोग इस जगह से निकल जाएं। मार्वा कहता है कि उसे 2 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन एरिस कहती है कि तब तक वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ वो मार्वा को एक और बात बताती है जो कि काफी शॉकिंग थी। वो बताती है कि बोकास को उसकी प्रेगनेंसी का पता चल चुका है, क्योंकि उसने उसे नहाते हुए देखा था। यहाँ उसे ये भी पता चल चुका था कि एरिस और मार्वा भाई बहन नहीं है। एरिस का डर बिल्कुल सही होता है कि कहीं 2 दिनों में उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब रात को हमें दोनों को आमिर के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन बोकास वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होता। आमिर बताता है कि उसने बोकास को किसी जरूरी काम से भेज दिया है, इसलिए आज रात वो नहीं आने वाला। वो बार बार एरिस की तरफ देख रहा होता है, इस वजह से उसे आमिर पर थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। रात को आमिर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और लालटेन लेकर एरिस के कमरे की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि आखिर उसने बोकास को काम से बाहर क्यों भेजा था। मार्वा जब उसे एरिस के कमरे की तरफ जाता हुआ देखता है तो वो बाहर आ जाता है। आमिर गुस्से में मुड़कर उसकी तरफ देखता है, जिसे डरकर मार्वा वापस कमरे में अंदर चला जाता है। आमिर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तब उसे इस वक्त यहाँ देखकर एरिस डर जाती है, जिसके बाद वो करीब जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एरिस खुद को काफी बेबस महसूस कर रही होती है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। मार्वा ये सब सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो एरिस को बचा नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसे रोकने गया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा और उन्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए इस वक्त जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके कमरे से जाने के बाद हमें एरिस को बिस्तर पर बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ दिखाया जाता है। अगली सुबह सभी खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, क्योंकि रात के इस हादसे ने एरिस को अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। तभी वहाँ बोकस आ जाता है, जिसे किसी भी बात की जानकारी नहीं होती, लेकिन उसे घर के माहौल को देखकर कुछ अजीब लगता है। उसने अपने भाई की तरफ देखा और उसे उस पर शक हुआ। मार्वा और आमिर बाहर चले जाते हैं। यहाँ बोकास उसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई है, लेकिन एरिस उसका ठीक से जवाब नहीं दे रही होती। लेकिन बोकास उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब एरिस उसे कल रात के हादसे के बारे में बता देती है। ये सुनते ही बोकास को उल्टा एरिस पर ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। एरिस गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। वो अपना सारा कल का गुस्सा बोकास पर उतार देती है। बाहर काम करते वक्त आमिर अपने थैले से एक सोने का सिक्का निकालकर मार्वा को दे देता है और कहता है कि जब हम शहर जाएंगे तुम अपनी बहन के लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लेना। मार्वा गुस्से में होता है, लेकिन उसे वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि आज रात उन्हें यहाँ से भागना था। बोकस इस बात से गुस्से में होता है कि उसके भाई आमिर ने उसके साथ धोखा किया है। वो ड्रॉअर से अपनी गन निकालता है और शायद अब उसने उसे खत्म करने का मंसूबा बना लिया था। वहीं आज एरिस खुद खाना लेकर नीचे बेसमेंट में गई, क्योंकि उसे उस आदमी के लिए दुख होता था, क्योंकि वो सालों से इस कैद से बाहर नहीं निकला था। एरिस उसे कहती है कि आज रात वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन उसे एरिस की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। जिसके बाद हमें मार्वा को दिखाया जाता है, जो घर में आता है और एक थैले में खाने का सामान भरने लगता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सफर कितना लंबा होगा। तभी एरिस ऊपर आ जाती है। मार्वा कहता है कि आज रात उन्हें यहाँ से निकलना होगा। एरिस गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि कल रात उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो उसे कहती है कि एरिस तो कल रात ही मर चुकी है, अब इस जिस्म में कोई और रहता है। मार्वा उसे समझाता है कि उसने ये सब अपने आने वाले फ्यूचर के लिए किया। तभी वहाँ पर आमिर आता है। मार्वा को जल्दबाजी में देखकर उसे उस पर शक होने लगता है, लेकिन मार्वा उसे झूठ बोल देता है कि उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो खाना तलाश कर रहा था। आमिर अपनी जैकेट निकाल कर एक जगह टांग देता है, जिसमें सोने के सिक्के रखे होते हैं।
अब रात को हम बोकस को गुस्से में बैठा हुआ देखते हैं, जिसने बहुत सारी शराब पी रखी होती है। अब रात को जब सब सो जाते हैं तो मार्वा धीरे से चलकर गया और उसकी जेब से सोने के सिक्के निकाल लिए। इसके बाद वो एरिस के कमरे की तरफ जाता है ताकि दोनों यहाँ से साथ निकल सकें। लेकिन तभी पीछे से आमिर आता है। उसे मार्वा पर पहले शक हो गया था, इसलिए आज रात वो सोया नहीं था। मार्वा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्वा उसकी एक बात भी नहीं सुनता और अपना खंजर निकालकर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद वो उसे अपने सोने के सिक्के भी वापस ले लेता है। दूसरी तरफ कमरे में उसकी चीख सुनकर एरिस डर जाती है। आमिर उसकी लाश बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ वो अपने भाई को बताने लगता है कि मौत ऐसी दिखती है और बहुत जल्द वो इसी तरह उसका भी काम तमाम कर देगा। एरिस अब इस जगह से निकलने की तैयारी करती है, क्योंकि अब वो अकेली हो चुकी थी। वो पहले बेसमेंट में जाती है क्योंकि वो उस आदमी को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। एरिस उसे जंजीरों से आजाद करती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बहुत होती हलचल से आमिर उठ जाता है। वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा बोकस उस पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं। एरिस और वो आदमी दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। इन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं और बोकस उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन आमिर चालाकी दिखाते हुए अपनी दूसरी गन से उसे शूट कर देता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो एरिस का नाम पुकारने लगता है। तभी झाड़ियों में छुपा उसका भाई कूदकर उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन का हिस्सा अपने मुंह से नोच लेता है, जिससे आमिर बुरी तरह से घायल हो जाता है। मौके का फायदा देखते हुए दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और इसी मंजर के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।